बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 49 इक़सात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 50 मुलाहिज़ा फरमाएं। नाजी, तुम लोग हमारी राइफलों की जद पर हो, कार के हेडलैम्प जलते रहने दो और नीचे उतरकर रोशनी में आ जाओ। कोई गड़बड़ की तो भून दिए जाओगे। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो बेला की आवाज़ थी। बेला की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। बेला के इतनी जल्दी हमारे ताकुब में यहाँ तक पहुँच जाना हैरत अंगेज था, और फिर जिस तरह उसने मुझे घेरा था वो इससे ज्यादा अनोखी बात थी। मैं झील के किनारे रेस्टोरेंट के उस वेटर के बारे में सोचने लगा जिसने हमें पहाड़ियों की तरफ ये रास्ता बताया था। मेरा ख्याल था जब हम टीलों की तरफ गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां देखकर आपस में बातें कर रहे थे और जिस तरह हमने वेटर से किसी और रास्ते के बारे में दरियाफ्त किया था, उसे हम पर शुबा हो गया होगा। वो समझ गया होगा कि हम कोई जुर्म करके भागे हैं और गालिबन पुलिस हमारा पीछा कर रही है। उसने जानबूझकर हमें ये वाला रास्ता बता दिया था। उसका ख्याल होगा कि अगर हम वाकई कोई जुर्म करके भागे हुए हैं और पुलिस ने हमें इन पहाड़ों में घेर कर पकड़ लिया तो उसे भी इनाम में थोड़ी सी रकम मिल जाएगी। लेकिन मैं इस तरह आसानी से गिरफ्त में आने वाला तो नहीं था। कार के हेडलैम्प जल रहे थे और मैं सामने खड़ी हुई जीप की तरफ देख रहा था। बेला और उसके साथी यकीनन तारीकी में छुपे होंगे। वो जीप जिस जगह खड़ी थी वहाँ एक और रास्ता सा था। एक रास्ता तो झील की तरफ से आ रहा था, दूसरा रास्ता सीधा आगे निकल गया था और हम उस रास्ते से गुजरकर पहाड़ियों में घूमते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। तीसरा रास्ता जीप के पिछली तरफ था और वो रास्ता कदरे कुशादा था और पहाड़ियों में अंदर की तरफ चला गया था। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा। जिस जगह हमारी कार रुकी थी वो तंग सी जगह थी, अलबत्ता तकरीबन 10 गज पीछे की जगह इतनी कुशादा थी कि वहां से कार को घुमाया जा सकता था। मेरे ज़हन में एक और ख्याल आ रहा था और उसमें अगरचे खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन आधा फीसद इम्कान इस बात का भी था कि अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया तो बच निकलने की थोड़ी बहुत उम्मीद पैदा हो सकती थी। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठी हुई रत्ना की तरफ देखा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। उसने गोद में रखा हुआ पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया, लेकिन बगैर सोचे समझे पिस्तौल का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता था। उसके साथी अंधेरे में थे और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जबकि हम उनकी जद पर थे। वो हमें उड़ा कर रख देते। रत्ना, मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा, तकरीबन 10 गज पीछे इतनी कुशादा जगह है कि हम वहां से गाड़ी को पीछे मोड़ सके, मगर असला मसला कार को वहां तक ले जाने का है। मैं जैसे ही इशारा करूं नीचे झुक जाना। मगर कार को रिवर्स में वहां तक ले जाने में कामयाब हो गया तो उनके घेरे से निकलने की कुछ उम्मीद पैदा हो सकती है। बेला के साथ पता नहीं कितने आदमी हैं, उन्होंने हमें घेर रखा होगा। ऐसी कोई हरकत हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। रत्ना ने कहा, हमें खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, हम आसानी से खुद को बेला के हवाले नहीं कर सकते। हमने बेला को जिस तरह तकलीफें पहुंचाई हैं वो हमसे एक एक का बदला लेगी और उन अजीतों से बेहतर है कि हम बचाव की कोशिश में उनकी गोलियों से छिलनी हो जाएं। तैयार हो जाओ। मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। मैंने बायां हाथ तो स्टीयरिंग पर ही जमाए रखा और दायां हाथ उठाकर गियर लीवर पर रख दिया। गियर लीवर से हाथ हटा लो नाजी, बेला की आवाज सन्नाटे में गूंजती हुई महसूस हुई। मैं समझ गई हूँ तुम क्या करना चाहते हो, मगर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। बेहतर ऐसी कोई हमाकत मत करना। हाथ हटा लो और रत्ना तुम भी अपना पिस्तौल खिड़की से बाहर फेंक दो। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। कार के अंदर की बत्ती बुझी हुई थी और मुझे हैरत थी कि बेला ने अंधेरे में हमारी हरकत कैसे देख ली थी। अंधेरे में देखने की सलाहियत सिर्फ बिल्ली में पाई जाती है। हो सकता है किसी और जानवर में भी ये सलाहियत पाई जाती हो, लेकिन किसी इंसान के बारे में आज तक नहीं सुना था कि वो अंधेरे में भी देख सकता है। मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 सेकंड का वक्त दे रही हूँ। बेला की आवाज सुनाई दी, रत्ना पिस्तौल फेंक दो और तुम दोनों कार से बाहर आ जाओ। और फिर ठीक उसी लम्हे फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। कई गोलियां कार के बानट पर लगी। बानट में सुराख हो गया और जाहिर है उन गोलियों से इंजन को भी नुकसान पहुंचा होगा। अगर 3 कहने तक तुम लोगों ने मेरे कहने पर अमल नहीं किया तो गोलियों की अगली बरखा तुम दोनों के जिस्मों पर बरसेगी। बेला की आवाज सुनाई दी और फिर उसने पहले से कदरे ऊंची आवाज में कहा, 2। आवाज सुनाई दी। मैंने रत्ना को इशारा किया। उसने पिस्तौल खिड़की के खुले हुए शीशे से बाहर फेंक दिया। मैंने भी गियर लीवर से हाथ हटा लिया। गुड। बेला की आवाज सुनाई दी, अब तुम लोग शराफत से कार से बाहर आ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह। रत्ना मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कंधे उचका दी और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। रत्ना भी कार से उतर गई। तुम दोनों जीप के पास जाकर खड़े हो जाओ, बेला ने अगला हुक्म दिया, और तुम दोनों के हाथ अपनी गर्दनों पर होने चाहिए। मैंने रत्ना को इशारा किया। उसने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख लिए। मैंने भी दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखे और रत्ना को इशारा करता हुआ जीप की तरफ चलने लगा। जीप के करीब पहुंचकर हम रुक गए। मेरे और रत्ना के बीच 3-4 फुट का फासला था। हम दोनों मुकम्मल तौर पर अपनी कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में आ गए थे। हमारी कोई भी हरकत बेला और उसके साथियों की निगाहों से छुपी हुई नहीं थी, और मेरा ख्याल है तारीकी भी होती तो बिल्ली की आंख वाली बेला हमें अंधेरे में भी देख सकती थी। बेला कई मरतबा मेरे साथ रही थी।
कई महीनों से हम एक दूसरे के साथ मौत की आंख मचोली खेल रहे थे, लेकिन बेला की अंधेरे में देखने की सलाहियत पहली मर्तबा मेरे इल्म में आई थी। मैं दोनों हाथ गर्दन पर रखे इधर उधर देख रहा था। मेरी आंखें हेडलैम्प्स की तेज रोशनी में चुंधिया रही थी। इतराव में पहाड़ियों पर तारीकी थी। बेला और उसके साथियों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो लोग हमें देख रहे थे। एक तरफ से पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देखने लगा। छोटे छोटे पत्थरों से लुढ़कने की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर दब की एक भारी आवाज सुनाई दी। किसी ने पहाड़ी ढुलान पर चंद फुट ऊपर से छलांग लगाई थी और फिर एक इंसानी एवला चंद कदम आगे बढ़कर हमारी कार के करीब रुक गया। वो एवला कार के हेडलैम्प से तकरीबन 1 फुट पीछे खड़ा था। हेडलैम्प की रोशनी फैली हुई थी और हेडलैम्प के करीब उस फैलाव के मदम से पसे मंदिर में उस एवले को मैंने पहचान लिया। वो बेला थी। उसके हाथ में कैरागुफ राइफल थी और मैं उसके ऊँटों पर फातियाना मुस्कुराहट भी देख सकता था। मैंने कहा था ना कि तुम बचकर नहीं जा सकोगे। बेला की आवाज मेरी समा से टकराई। ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि यहाँ तक पहुंच गए। मेरे हिसाब से तो तुम्हें माउंट आबू ही में घेर लेना चाहिए था। मैं ही भाग दौड़ के काबिल नहीं रही थी जिससे तुम्हें वहां से भागने का मौका मिल गया। पहाड़ियों में खंडर वाले मंदिर से जहां हमने नागराज को ठिकाने लगाया था, फरार होने के बाद दूसरी मर्तबा बेला से आमना सामना हुआ था। तुम्हारे इतनी जल्दी रिकवर होने पर मुझे वाकई हैरत है। मैंने कहा, ये सब मेरी विल पावर का चमत्कार है। बेला ने जवाब दिया, बैरू और तुमने तो मुझे मफलूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी जगह कोई और होती तो क्या, मर्द भी होता तो इतने घाव खाने के बाद कम अज कम 1 महीना बिस्तर से ना उठ पाता। हाँ, ये तो वाकई दुष्ट कहा तुमने। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये वाकई तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हम इन पहाड़ियों में फंसकर तुम्हारे हाथ लग गए। अगर रेस्टोरेंट का वेटर हमें धोखा ना देता तो शायद तुम सारा जीवन मेरी सूरत भी देखने को तरसती रहती। कैसा धोखा? वो चौंक सी गई। वेटर ने तुम्हें क्या धोखा दिया? उसने शायद ताड़ लिया था कि हम कोई जुर्म करके भागे हैं। मैंने जवाब दिया। उसने गाड़ी के दूसरी तरफ टीलों में आती हुई तुम्हारी जीप की रोशनी भी देख ली थी, जिसे वो पुलिस की जीप समझा होगा जो हमारे ताकुब में आ रही थी। उसने जानबूझकर हमें इस तरफ भेज दिया कि चरमपुर का रास्ता इन पहाड़ियों में से जाता है। उसका ख्याल था कि वो हमारे ताकुब में आने वाली पुलिस को बता देगा, हम पकड़े जाएंगे तो उसे भी कुछ इनाम मिलेगा। तुम गलत समझे। वेटर ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बेला ने कहा। उसने चरमपुर की तरफ जाने वाले रास्ते की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की थी। गलती तो तुम्हारी थी जो इन भूल भुलैयों में सही रास्ता तलाश नहीं कर सके। नए आने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, जीप के पिछली तरफ चट्टानों में वो रास्ता देख रहे हो? अगर तुम उस तरफ मुड़ जाते तो मैं वाकई जीवन भर तुम्हारी सूरत देखने को तरसती रहती, लेकिन तुम यहाँ से सीधे निकल गए थे। पहली मर्तबा इस तरफ आने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं और उन्हें चट्टानों में बल खाते हुए तंग से रास्ते पर चक्कर खाते हुए इस तरफ आना पड़ता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, यहाँ पहुंचकर हमने आगे धूल उड़ती हुई देखी तो मैं समझ गई कि तुम लोग धोखा खा गए हो और यहाँ तो इसी रास्ते वापस आओगे या घूमकर उस तरफ से आओगे जहाँ से अब आ रहे हो। इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे जाने की बजाय यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करना मुनासिब समझा। इस वजाहत के बाद रेस्टोरेंट के वेटर पर गुस्सा करने की वाकई कोई वजह न थी। चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि गलती मेरी थी। मैंने कहा, मैं उसे बातों में लगाकर ये मालूम करना चाहता था कि उसके साथ कितने आदमी थे। अभी तक तो कोई भी सामने नहीं आया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम जोधपुर से इसी तरफ आएंगे? हम जयपुर या पोखरान की तरफ भी तो जा सकते थे। तुम अपने जराइम की फहरिस्त में खुद ही बढ़ोतरी करते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना होगा, बेला ने कहा। हम तुम्हें जोधपुर रेलवे स्टेशन या उसके आसपास ही पकड़ लेते, लेकिन तुम लोग सीता के हाथ लग गए। सीता ऊंचे दर्जे की तवाइफ है। वो समझी थी कि शायद तुम रत्ना को कहीं से भगा कर लाए हो। वो तुम्हें धमका कर रत्ना पर कब्जा करना चाहती थी। उसके साथ चले जाने से तुम लोग चंद रोज के लिए महफूज हो गए। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरा मतलब है कि सीता को हम पर किसी किस्म का शुबा हो गया था और वो हमें धोखे से अपने घर ले गई थी। मैंने किसी कदर चौंकते हुए कहा। तुम शायद सीता की मुलाजमा शारदा को भूल गए हो, बेला ने जवाब दिया। शारदा की माँ का देहांत हो गया और वो उदयपुर चली गई। इसी दौरान तुम लोगों को वहां से फरार होने का मौका मिल गया। अगर बात सिर्फ सीता की हत्या की होती तो समझ में आती थी, लेकिन मुझे हैरत है कि तुम लोगों ने उनके 2 हट्टे कट्टे मुआवजों को कैसे ठिकाने लगा दिया। उन्हें खास तौर पर हदायत की गई होगी कि तुम लोगों पर निगाह रखी जाए। औरत के हुस्न में बड़ी ताकत है, इस हकीकत से तुम भी वाकिफ हो। मैंने कहा। ओह, बात बेला की समझ में आ गई थी। बहरहाल वो बात जारी रखते हुए कहने लगी, तुम लोगों की कोठी से निकलने के तकरीबन 2 घंटों बाद शारदा उदयपुर से वापस आ गई। उसने कोठी में सीता और मुआवजों की लाशें देखी तो समझ गई कि ये सब तुम दोनों का किया धरा है। सीता ने तुम दोनों की असलियत भी मालूम कर ली थी और उसने शारदा को भी बता दिया था। उसे यकीन था कि तुम अपनी जान बचाने के लिए रत्ना को उसके हवाले करके चले जाओगे। बहरहाल शारदा ने वापस आकर कोठी में वो खौफनाक मंदिर देखा तो उसने फौरन ही सीता के एक जानने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कर दिया और पुलिस इंस्पेक्टर के पहुंचने पर शारदा ने तुम दोनों के बारे में बता दिया। जोधपुर की सारी पुलिस इस वक्त मेरी ताबे है और मेरे अहकामात पर शहर की नाकाबंदी करके तुम दोनों को तलाश किया जा रहा है।
शारदा से मालूम होने के बाद इंस्पेक्टर ने मुझे फोन पर इतला दी और मैं भी सीता की कोठी पर पहुंच गई। मैंने खुद शारदा से सारी बातें पूछी। उसने बताया कि सीता को पता चल गया था कि तुम दोनों वही हो जिन्हें शहर में तलाश किया जा रहा है, लेकिन उसे देश से ज्यादा अपना जाती मफाद अजीज था, इसलिए उसने तुम दोनों को छुपाए रखा। मैं शारदा से कुरीद कुरीद कर पूछती रही और फिर शारदा ने बताया कि सीता की कार भी मौजूद नहीं है। मैं एकदम उछल पड़ी। मुझे समझने में देर न लगी कि तुम लोग सीता की गाड़ी पर फरार हो गए हो। मैंने वहीं से टेलीफोन पर पुलिस हेडक्वार्टर को सीता की गाड़ी के बारे में इतला दे दी और सीता की कोठी के मामलात इंस्पेक्टर के सुपुर्द करके खुद भी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गई। पुलिस हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम से सीता की कार के बारे में पैगाम नशर किया जा चुका था। आधे घंटे के बाद मिंदूर रोड पर कायम की गई चौकी से इतला मिली कि सीता की कार मिंदूर की तरफ चली गई है, जिसमें सीता के मेहमान थे और उनकी हिफाजत के लिए 2 कांस्टेबल भी साथ बैठे हुए थे। मैंने फौरन ही मिंदूर की तरफ दौड़ लगा दी। चौकी इंचार्ज ने तुम दोनों की हुलिये बताकर मेरे शुबे की तस्दीक कर दी। मैं वहां रुके बगैर आगे रवाना होगी। मिंदूर में एक जगह मुझे 2 कांस्टेबल भी मिल गए। उन्होंने बताया कि तुम लोग उन्हें एक जगह बिठाकर मिंदूर की तारीखी इमारतें देखने गए हो और वापस भी वहीं आओगे। मैं उनकी तरह बेवकूफ तो थी नहीं कि वहीं बैठकर तुम लोगों की वापसी का इंतजार करती, और मुझे यकीन था कि अब तक तुम बहुत दूर निकल चुके होगे। मैंने मिंदूर में रुके बगैर जीप को दौड़ा दिया। रास्ते में संग्राम नगर और संग्राम झील का बोर्ड देखकर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि ताकुब से बचने के लिए तुम रास्ते में किसी ऐसी जगह बना ले सकते हो जिसके बारे में शुबा न किया जा सके। मैंने जीप संग्राम नगर की तरफ मोड़ ली। गांव में सीता की गाड़ी के बारे में पूछा तो मेरे शुबे की तस्दीक हो गई और पता चला कि तुम लोग झील की तरफ गए हो। झील के रेस्टोरेंट के वेटर ने बताया कि तुम लोग उस पहाड़ी रास्ते से चरमपुर की तरफ गए हो। मैंने वक्त जाया किए बगैर तुम्हारा ताकुब जारी रखा और उस तरफ उड़ती हुई धूल ने बताया कि तुम लोग किस तरफ गए हो, इसलिए मैं यहाँ रुककर तुम्हारा इंतजार करने लगी और मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। तुम अब तक सिर्फ मैं का लफ्ज इस्तेमाल करती रही हो, इसका मतलब है कि अकेली हो और वाकई बहुत बहादुर हो। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, तुम्हारी चालाकियों और तमाम हथकंडों से वाकिफ होने के बाद तो मुझे फौज का एक दस्ता साथ लाना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ ना फौज का दस्ता है और ना ही मैं अकेली हूँ। बेला ने जवाब दिया, मेरे साथ एक आदमी और मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस मर्तबा तुम्हारी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर एक तरफ देखती हुई ऊंची आवाज में बोली, रतलाम सिंह, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, आगे आ जाओ। इस मर्तबा दूसरी तरफ से पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनाई दी और फिर एक आदमी सामने आ गया। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था और वो मजबूत जिस्म का मालिक था। सर पर ऑरेंज रंग की पगड़ी और लिबास खालिस राजस्थानी था। दाढ़ी साफ थी, मूंछें ज्यादा बड़ी नहीं थी मगर किनारों से ऊपर को बल खाए हुए थी। उसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। उसके हाथ में खंजर था जो कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में चमक रहा था। वो रत्ना से चंद कदम के फासले पर रुक गया। बेला भी आगे आ गई और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि उसने आंखों पर ऐनक लगा रखी थी। ऐनक के शीशे ना तो सफेद थे और ना ही तारीक। शीशों में पिलाट वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। राणा, बेला ने रतलाम सिंह की तरफ देखते हुए कहा, यही वो राक्षस है जिसने पिछले 6 महीनों से हमें उंगलियों पर निचा रखा है। हमारे सारे मंसूबे इसने खाक में मिला दिए हैं। तुम्हारे गुरु नागराज का कातिल भी यही है। अब देखना यह है कि तुम इसकी सेवा कैसे करते हो, लेकिन यहाँ नहीं। पहले इन्हें बांध कर जीप में डालो, बाकी काम हम जयपुर पहुँच कर करेंगे। इनकी सेवा तो मैं ऐसी करूंगा बेला रानी कि ये कई जन्मों तक राणा रतलाम सिंह को याद रखेंगे। राणा ने कहा और कमर पर बांधे हुए पटे में चमड़े के उलिस्टर में उड़स लिया और जीप की दूसरी तरफ चला गया। जीप में रस्सियां पड़ी हुई थी। वो एक रस्सी उठाकर रत्ना के सामने आ गया। अरे बेला रानी, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये छोकरी तो बड़े गजब की है, इसकी तो मारे खाते में डाल दो, ये तुम्हारे ही खाते में जाएगी। बेला ने जवाब दिया, फिलहाल इसके हाथ पैर बांध कर जीप में डाल दो। पलट कर खड़ी हो छोकरी और हाथ नीचे कर लियो। राणा रतलाम सिंह रत्ना की तरफ देखते हुए घुराया। रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए गर्दन पर रखे हुए दोनों हाथ नीचे गिरा दिए। उसके चेहरे पर शदीद तनाव था और आंखों में भरी हुई वहशत साफ नजर आ रही थी। तुम्हारे चेहरे पर खौफ, मुझे हैरत है, बेला कहते हुए करीब आ गई। ये बात उसने रत्ना की तरफ देखते हुए कही थी। तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने तो इस सूरमा के साथ मिलकर बड़े बड़े काम किए हैं। अगर तुम बचकर निकल जाती तो मुझे अफसोस होता। राणा तुम जैसी हसीन औरतों की सेवा करने में बड़ा माहिर है। ये औरतों की सेवा के बड़े बड़े आसन जानता है और शायद तुम इसके आसनों का मजा चख चुकी हो। रत्ना ने जवाब दिया। बेला का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। उसने कैरा को बाएं हाथ में पकड़ ली और रत्ना को थप्पड़ मारने के लिए उसकी तरफ लपकी। मेरी आंखों में एकदम चमक सी उभर आई। बेला ने खुद ही एक मौका फराहम कर दिया था और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला। मेरे पैर की ठोकर बेला की राइफल वाली हाथ पर लगी। राइफल उसके हाथ से गिरी नहीं, लेकिन बेला लड़खड़ा गई। वो रत्ना को थप्पड़ मारने में भी कामयाब ना हो सकी। उसने बड़ी फुर्ती से दूसरा हाथ भी राइफल पर जमा दिया, लेकिन मैंने उसे राइफल सीधी करने का मौका नहीं दिया। दूसरी तरफ रत्ना भी सूरतेहाल से पूरा फायदा उठाने लगी। वो खासी कद्दावर औरत थी
उसने उछलकर राणा रतलाम सिंह के मुंह पर सर की जोरदार टक्कर दे मारी। टक्कर राणा की नाक पर लगी। वो बिलबिला उठा। उसका एक हाथ अपनी नाक पर पहुंच गया। दूसरे हाथ से उसने रत्ना को पकड़ने की कोशिश की, मगर सिर्फ साड़ी का पल्लू उसके हाथ में आ सका। रत्ना दोनों हाथों से उसे धक्का देकर चकराती हुई पीछे हट गई। राणा ने अब साड़ी को दोनों हाथों में पकड़ लिया और रत्ना को अपनी तरफ खींचने लगा। उसकी नाक से खून बह रहा था, मगर उसे शायद इसकी परवाह नहीं थी। रत्ना अपनी जगह पर खड़ी लट्टू की तरह घूम रही थी, जिससे उसके साड़ी के बल खुलते चले गए। आखिर में साड़ी उसकी टांगों में उलझ कर रह गई और वो लड़खड़ा कर गिर गई। साड़ी पूरी की पूरी राणा के हाथ में आ चुकी थी, जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया। तुम्हारे को तो मैं कच्चा खा जाऊं और डिकार ना लूं छोकरी। राणा घुर्राता हुआ रत्ना की तरफ बढ़ा। मैं बेला में उलझा हुआ था। हम दोनों में राइफल के लिए कशमकश हो रही थी। इस वक्त बेला में बेपनाह ताकत आ गई थी। राइफल पर उसकी ग्रिप बड़ी मजबूत थी। उसकी उंगली ट्रैगर पर थी। खींचातानी में ट्रैगर दब गया। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ राणा रतलाम सिंह की चीखों की आवाज भी सुनाई थी। राइफल से निकलने वाली गोलियों ने उसके एक पैर में सुराख कर दिए थे। वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा, मगर गिरते हुए भी उसने रत्ना को गिरफ्त में लेने की कोशिश की थी, मगर रत्ना बड़ी फुर्ती से लोट लगाकर एक तरफ हट गई। अगर रत्ना उसकी गिरफ्त में आ जाती तो वो उसकी गर्दन मरोड़ देता। राणा के गालबन दाएं पैर पर कम अज कम 2 गोलियां लगी थी। यकीनन हड्डी भी टूट गई होगी। उसकी नाक से भी खून बह रहा था, लेकिन वो बड़ा अटला साबित हुआ। इतनी तकलीफ के बावजूद दोबारा रत्ना की तरफ लपका। रत्ना भी अब पूरी तरह फार्म में थी। उसे एहसास था कि इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मामूली सी सुस्ती या गफलत उसे मौत के घाट उतार सकती थी। राणा रतलाम सिंह कड़ियल जवान था। नाक पर लगने वाली टक्कर और पैर में लगने वाली गोलियों ने उसे मफलूज नहीं किया था। उठकर घुराता हुआ एक बार फिर रत्ना की तरफ लपका। रत्ना ने इस मर्तबा वो हरबा इस्तेमाल किया जो किसी भी मर्द को कुछ देर के लिए तो मफलूज कर सकता था। उसके पैर की ठोकर बड़े जोर से राणा की टांगों के बीच में लगी। राणा इस मर्तबा ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा और वो दोहरा होता चला गया। पगड़ी भी खुलकर गले का हार बन गई। रत्ना ने उसकी पगड़ी को गर्दन पर बल देकर दोनों तरफ से पकड़ दिया और उसे खींचने लगी। बेला मेरे लिए अजाब बनती जा रही थी। मैंने राइफल तो उसके हाथ से छीन कर फेंक दी, मगर वो जों की तरह मुझसे लिपटने की कोशिश में थी। उसके नुकीले नाखूनों से मेरी गर्दन पर कुछ खराशें भी आ गई, जिनमें शदीद जलन हो रही थी। और फिर बेला ने मेरे खिलाफ वही हरबा इस्तेमाल किया जो रत्ना ने राणा के खिलाफ किया था। मेरी टांगों के बीच में लगने वाली ठोकर बड़ी क्यामत खेज साबित हुई। मैं बुरी तरह चीख उठा। बेला ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और दोनों हाथ मिलाकर किसी रेसलर की तरह मेरी गर्दन पर जोरदार 2 अत्थड़ मार दिया। मैं मुंह के बल नीचे गिरा। मेरा ख्याल था बेला मुझ पर इस तरह कोई और दूसरा वार करेगी, लेकिन वो हमला करने की बजाय 2-3 गज दूर पड़ी हुई राइफल की तरफ लपकी। लेकिन दूसरे लम्हे उसकी चीख सुनकर मैं चौंक गया। रत्ना ने मेरी चीख सुन ली थी और फिर उसने बेला को राइफल की तरफ लपकते हुए भी देख लिया था। वो राणा को छोड़कर बेला की तरफ लपकी और उसे आधे रास्ते में जा लिया। रत्ना की टक्कर लगने से बेला लड़खड़ाकर पत्थरों पर गिरी और उसके मुंह से निकलने वाली चीख ही ने मुझे उस तरफ मुतवज्जो किया था। रत्ना ने बेला को संभलने का मौका दिए बगैर उसे जोरदार ठोकर रसीद कर दी और लपक कर राइफल उठा ली। अब कोई हरकत की तो भून डालूंगी गोलियों से। रत्ना बेला को राइफल की जद पर लेकर गुर्राई। मैं भी उस वक्त तक समझ चुका था। पहले मैंने बेला की तरफ देखा और फिर राणा की तरफ देखते हुए चीख उठा। राणा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने खंजर को नोक की तरफ से पकड़ रखा था। वो रत्ना पर खंजर फेंकने के लिए पर तोल रहा था। रत्ना बचो, मैं चीखा। रत्ना बड़ी फुर्ती से एक तरफ झुक गई और खंजर जन की आवाज से उसके करीब से गुजर गया। रत्ना फौरन ही संभल गई। उसने राइफल राणा की तरफ उठाकर ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाती हुई कई गोलियां राणा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में महफूज हो गई। उसके हल्क से निकलने वाली आखिरी चीख बड़ी खौफनाक थी। बेला ने उठने की कोशिश की, मगर फिर से दोबारा जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ के तासरात उभर आए थे। बादी पलट गई थी। चंद मिनट पहले हम उसके रहमो करम पर थे, लेकिन अब वो अपना सब कुछ हार बैठी थी। रत्ना ने जिस बेरहमी से राणा रतलाम सिंह को गोलियों से छिलने किया था, उसने भी बेला को दहला कर रख दिया था। मैंने रत्ना को पहले भी लड़ते हुए देखा था। आज दिन में तो सीता से उसकी धुआंधार किस्म की फाइट हुई थी, मगर वो औरतों की लड़ाई थी। और अब रत्ना ने जिस तरह राणा को रगीदा और घसीटा था, वो काबिले तारीफ था। और मैं ये कहने में कोई बात महसूस नहीं करूंगा कि मेरी जिंदगी रत्ना ही की बरूने मिन्नत थी। अगर वो वक्त पर कार्रवाई करके राइफल पर कब्जा ना कर लेती तो इस वक्त हम जमीन पर पड़े होते और बेला हमसे हिसाब ले रही होती। और राणा रत्ना का जो असर करता वो तो मैं जानता ही था। वो जयपुर का इंतजार ना करता, बल्कि यहाँ पर ही घिनौने काम शुरू कर देता। मेरी नाव के निचले हिस्से में अब भी दर्द की टेसें उठ रही थी। कमबख्त बेला ने बड़ी जोरदार ठोकर मारी थी। मैं उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चंद कदम दूर तक गया और फिर वापस आ गया। इस तरह थोड़ी देर चलने से मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। तुम खुशकिस्मत हो कि रत्ना ने राइफल का रुख तुम्हारी तरफ नहीं कर दिया। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या इरादा है? यहीं पड़ी रहोगी या हमारे साथ जाना चाहती हो? मेरा ख्याल तो है इसे भी यहीं खत्म कर दिया जाए। बेला से पहले रत्ना बोल पड़ी, इसका टंटा खत्म हो जाना चाहिए।
अगर ये फिर बचकर निकल गई तो हमारे लिए इसी तरह कदम कदम पर दुश्वारियां पैदा करती रहेगी। उसने राइफल का रुख बेला की तरफ कर दिया और उंगली ट्रैगर पर रख ली। नहीं रत्ना, मैंने हाथ उठाते हुए कहा, ये हमारी जिंदगी की जमानत है, कदम कदम पर हमारे काम आएगी। अभी तक हम डेंजर जोन में हैं। खतरे से निकलने के बाद कोई मुनासिब मौका देकर हम इसे ठिकाने लगा देंगे। बेला के चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए। उसने पहले रत्ना की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अब तक ये सब कुछ महज खेल हो रहा हो। खौफ के साए भी उसके चेहरे से एकदम गायब हो गए और हैरत अंगेज तौर पर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से उठा दिया। वो इस तरह अपने कपड़े झाड़ने लगी जैसे सब कुछ मजाक था। मैं तकरीबन 6 महीनों से बेला से जिंदगी और मौत की आंख बचोली खेल रहा था और उसकी फितरत से बड़ी हद तक वाकिफ हो चुका था। उसके हथकंडों और चालाकियों से वाकिफ था। उसने अगरचे इस वक्त हथियार डाल दिए थे, मगर मैं जानता था कि वो मौका मिलते ही कोई ना कोई हरकत कर गुजरेगी। मैं बड़ी गहरी नजरों से उसकी हरकतों का जायजा ले रहा था। मुझे शुबा था कि उसकी जेब में कोई पिस्तौल वगैरह होगा। मैंने बेला के जिस्म को ऊपर से नीचे तक टटोल डाला। उसके पास खंजर या पिस्तौल नाम की कोई चीज ना थी। मैं उसके सामने आ गया। तसल्ली हो गई? वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। इस वक्त तो मैं हार मान गई, लेकिन ये जिंदगी की आखिरी बात ही नहीं है। मैं जीवन के आखिरी लम्हों तक मुजाहमत जारी रखूंगी। तुम्हें अपने देश की सरहद से निकलने नहीं दूंगी, लेकिन काश तुम हमारे आदमी होते। आखिरी बात कहते हुए उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। दूसरों को प्यार, मोहब्बत और इखलाक से अपना बनाया जाता है, दहशत गर्दी से नहीं, मैंने जवाब दिया। अगर तुम लोग खुलूस नियत से हमारे मुल्क के वजूद को तस्लीम कर लेते तो आज ये सूरत हाल न होती। हम एक दूसरे की दुश्मनी में अपनी तवानाई जाया कर रहे हैं। ये सारी तवानाइयां अपने अपने अवाम को खुशहाल करने में सर्फ होती तो आज बरे सगीर के इन दोनों ममालिक को सुपर पावर तस्लीम कर लिया गया होता। लेकिन तुम्हारी सरकार ने हमारे वजूद को अपने लिए खतरा समझा और शुरू ही से हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रही है। तकरीर अच्छी कर लेते हो, बेला ने कहा। अब क्या इरादा है? इन्हीं वैरान पहाड़ियों में जिंदगी गुजारना चाहते हो क्या? प्रोग्राम ये है कि तुम हमारे साथ चलोगी, मैंने कहा, मगर इस तरह नहीं। मुझे अब तुम पर एतबार नहीं रहा, बल्कि शुरू ही से तुम पर एतबार नहीं था। हाथ पैर बांधकर तुम्हें जीप में डाल दिया जाएगा। अगर तुम्हें रत्ना के हवाले कर दूं तो ये शायद तुम्हें 1 मिनट भी जिंदा रखना पसंद न करे। तुम मेरी बदतरीन दुश्मन हो। मुझे इस अजाब में मुब्तला करने में तुम्हारा बड़ा हाथ है, लेकिन न जाने क्या बात है कि मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता, या कम अज कम अपने हाथों से ये काम नहीं करना चाहता। बहरहाल इसका फैसला बाद में किया जाएगा कि तुम्हारा क्या किया जाए। फिलहाल तो मैं तुम्हारे हाथ पैर बांधना चाहता हूँ। मैंने जीप से वही रस्सी उठा ली जिससे राणा रतलाम सिंह रत्ना को बांधना चाहता था। पहले मैंने उसके हाथ पुश्त पर बांध दिए और उसे उठाकर जीप की पिछली सीट पर बिठा दिया और उसके पैर बांधने लगा। मेरी एक आफर है नाजी, बेला ने कनक से रत्ना की तरफ देखते हुए सरगोशी में कहा। इस शराफा से पीछा छुड़ा लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान भी जा सकती हूँ। हिफाजत से सरहद पार कराना मेरा काम है। मैं फिलहाल जिंदगी की सरहद पार नहीं करना चाहता, मैंने कहा। अगर मैं चाहती तो बहुत पहले तुम्हें जिंदगी की सरहद पार करा चुकी होती, बेला ने कहा। लेकिन पता नहीं तुमसे इतना लगाव क्यों हो गया है कि मैं इस वक्त कोई प्रेम कहानी सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैंने उसकी बात काट दी। उसके पैरों में मैं रस्सी की गिरा लगाकर उठ गया। मेरा ख्याल है तुम इस जीप पर जाने का इरादा रखते हो, बेला ने कहा। इस गाड़ी का क्या करोगे? उसने सीता वाली कार की तरफ देखा। ये गाड़ी मेरी नहीं है, इसे यहाँ छोड़ दिया जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, और मेरा ख्याल है वैसे भी ये गाड़ी अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। तुम्हारी चलाई हुई गोलियों ने इसके इंजन में जरूर कोई गड़बड़ कर दी होगी, और मेरे ख्याल में इस इलाके में सफर करने के लिए जीप से बेहतर और कोई सवारी नहीं हो सकती। ये पुलिस की जीप है, बेला ने कहा। तुम्हारे लिए किसी मुसीबत का बायस बन सकती है। मुसीबतों से तो निमटते आए हैं, कोई नई मुसीबत आई तो उसे भी निमट लेंगे, मैंने जवाब दिया और जीप से उतर गया। सीधा वाली गाड़ी की डिक्की खोलकर मैंने सूटकेस निकाला और जीप में बेला के सामने वाली सीट पर बैठ गया। बेला बड़े गौर से सूटकेस को देख रही थी। फिर मैंने रत्ना को बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये भी खुली जीप थी, यानी बगैर छत के। इंजन स्टार्ट करने से पहले मैंने डैशबोर्ड के डायल पर नजर डाल ली। फ्यूल बताने वाली सुई बता रही थी कि टैंकी फुल थी। इंजन स्टार्ट करके मैंने जीप को रिवर्स में लिया और कुछ पीछे ले जाकर उसे आगे बढ़ा दिया और उसे चट्टानों के दरमियान उस रास्ते पर मोड़ दिया जिसे पहले मैं नजरअंदाज कर चुका था। बेला ने ठीक कहा था, चरमपुर की तरफ जाने वाला असल रास्ता यही था, जो काफी कुशादा था। 2 बसें भी आसानी से पहलू बपहलू चल सकती थी। पुख्ता सड़क नहीं थी। चट्टानों में बल खाते हुए रास्तों को बिल्डोजर से हमवार किया गया था। बाज़ मुकामात पर चट्टानें काट कर रास्ता बनाया गया था। हम तकरीबन आधे घंटे तक उन चट्टानों में रहे। पथरीले और नाहमवार रास्ते पर जीप बुरी तरह झटके खाती रही। पिछली सीट पर बैठी हुई बेला बार बार उछल रही थी। उसके दोनों हाथ भी पुश्त पर बंधे हुए थे। वो अपने आप को संभालने के लिए कोई सहारा भी नहीं ले सकती थी। कोई जोरदार झटका लगता तो वो अपनी सीट पर जोर से उछलती और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती। बेलाई की वजह से मैंने जीप की रफ्तार भी ज्यादा नहीं रखी थी।
पहाड़ियों से निकलकर हम खुले मैदान में आ गए। मैदान नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ रेगिस्तान था, सख्त और जमी हुई रेत थी। लेकिन चंद मील का फासला तय होने के बाद इलाका तब्दील होने लगा। अब रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां नजर आने लगी थी और फिजा में कुछ ठंड सी महसूस होने लगी थी। और ठंड वही होती है जहाँ सब्जा और पानी हो। सब्जे के आसार तो नजर आने लगे थे, आगे कहीं कोई झील भी जरूर होगी। दरअसल राजस्थान में जगह जगह ये कुदरती झीलें ही जिंदगी का बायस थी। अगर ये झीलें ना होती तो यहाँ आबादी भी ना होती और शायद ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता। क्या तुम्हें एक बात पर हैरत नहीं हुई बेला? मैंने कहा। हम तकरीबन 40 मिनट तक इन पहाड़ियों में बरसरे पैकार रहे। वो झील और बस्ती वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन किसी ने मुदाखलत नहीं की। मेरा मतलब है बस्ती के लोग फायरिंग की आवाज सुनकर सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए इस तरफ नहीं आए। वो लोग पागल नहीं है। पिछली सीट पर बैठी हुई बेला ने जवाब दिया। अगर पहाड़ियों में फायरिंग दिन के वक्त होती तब भी इस तरफ कोई ना आता, रात के वक्त क्यों आने लगे? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, इस बस्ती में पुलिस वालों की तादाद 4 से ज्यादा नहीं होगी। उन्हें क्या पड़ी है कि रात को पहाड़ियों में आकर फायरिंग की वजह मालूम करते, और बस्ती के वो लोग तो फायरिंग की आवाज सुनकर अपने घरों में बंद हो गए होंगे। डाकुओं के गिरोह वक्तन फवक्तन बस्तियों पर हमलावर होते रहते हैं। अरे छोड़ो नाजी, रत्ना ने उसकी बात काट दी। वो अब तक खामोश बैठी रही थी। ये बनिया कौम है ही डाकू, जोड़ तोड़ ही से तो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। अगर इनकी साजिशें ना होती तो अब तक हिंदुस्तान में खालिस्तान भी बन चुका होता। ओहो, बी मेंढक को भी जुकाम हो गया, बेला ने तंजिया लहजे में कहा। खालिस्तान के लिए तुम सिखों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्या मिला तुम लोगों को? जिल्लत रुसवाई के सिवा कुछ मिला? हिंदुस्तान में तुम लोगों की जो इज्जत थी वो भी खत्म होगी और देश से बाहर भी रुसवा हुए। रत्ना ने भी बहुत सख्त किस्म का जवाब दिया। उसे बेला का जवाब भी सुनना पड़ा। कुछ देर तक उन दोनों में जबानी तकरार होती रही। फिर रत्ना तैश में आकर अपनी सीट पर खड़ी हो गई और राइफल को दोनों हाथ में पकड़कर उसका बट जोर से मार दिया। बेला के मुंह से चीख निकल गई। वो सीट से नीचे गिर गई। रत्ना को हमलावर होते देखकर वो अगर जल्दी से सर ना झुका लेती तो राइफल का बट उसके शाने की बजाय सर पर लगता और खोपड़ी पाश पाश हो जाती। मैंने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जीप रोक ली। ये क्या किया तुमने? मैंने रत्ना को घूर कर देखा और छलांग लगाकर जीप के पिछले हिस्से में आ गया। बेला मुंह के बल सीटों के दरमियान गिरी थी। शाने पर राइफल की जरब के अलावा उसे गिरने से भी चोट लगी थी। मैंने उसे बाहों से पकड़कर दोबारा सीट पर बिठा दिया। मेरे हाथ पैर खोल दो, मैं इस कुतिया को बताती हूँ कि मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। बेला के हल्क से बिल्ली की सी हुराहट निकली। मुझे किसी ढंग की जगह पर पहुंच लेने दो, मैं तुम दोनों को कुव्वत आजमाई का पूरा मौका दूंगा, मैंने अपनी सीट पर आते हुए कहा और रत्ना की तरफ देखते हुए बोला, रत्ना तुम भी जरा अपने गुस्से पर काबू रखो। बेला इस वक्त हमारी कैद में है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जंगी कैदियों के साथ इस किस्म का सलूक गैर कानूनी है। कैदी की देखभाल करना और उसे अच्छी हालत में रखना हमारा फर्ज है। जंगी कैदी? रत्ना घुर्राई। तुम नहीं जानते इन्होंने हमारे नौजवानों के साथ क्या क्या किया था। इनके सूरमा तो दंदनाते हुए गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे और वहां से पकड़े जाने वाले नौजवानों के साथ इन्होंने जो बेईमाना सलूक किया उसे देखकर शैतान का सर भी झुक गया था। इन लोगों ने खालसा तहरीक के दौरान हमारे जितने भी नौजवान पकड़े थे उनमें से अक्सर को इस तरह गायब कर दिया कि उनका आज तक पता नहीं चला, और जिनको इन लोगों ने छोड़ दिया था वो जिंदगी भर मफलूज हो गए। किसी की आंखें निकाल दी गई, किसी की टांगे तोड़ दी गई और किसी के बाजू काट दिए गए। और तुम कहते हो कि मुझे इसके साथ बेहतर सलूक करना चाहिए? इसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने इसे सिर्फ राइफल का बट मारा है, इसके कंधे शरीर में गोलियों से सुराख नहीं कर दिए। तुम्हें अपने दिल की बुड़ास निकालने का मौका जरूर मिलेगा, मगर बेला इस वक्त हमारी कैदी है, मैंने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। और सबसे आम बात यह है कि इस वक्त हमें इसकी जरूरत है। अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो यही हमारे काम आ सकती है। मैंने आखिरी जुमले धीमे लहजे में कहे ताकि आवाज बेला के कानों तक न पहुंच सके। बेला पिछली सीट पर पड़ी करा रही थी। राइफल के बट से उसे यकीनन जोरदार चोट लगी थी और हाथ बंधे होने की वजह से वो अपनी चोट भी सहला नहीं सकती थी। मैं एक झटके से जीप को हरकत में ले आया और बतदरीज उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। अब सड़क की तरफ में खुदरूज झाड़ियां नहीं थी, बाकायदा खेत थे और जा बजा ऊंचे दरख्त भी नजर आ रहे थे। रात के वक्त यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इन खेतों में कौन सी फसलें थी और दरख्त किस किस्म के थे। थोड़ी देर बाद सामने दूर टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई देने लगी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हम चरमपुर नामी कस्बे के करीब पहुंच रहे थे। वक्त का तो मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में 10 बजने के लगभग होंगे। मेरी नजरें उन रोशनियों पर थी जो रफ्ता रफ्ता वाज़े होती जा रही थी। बेला, मैंने गर्दन घुमाते हुए कहा, मेरा ख्याल है हम चरमपुर पहुंचने वाले हैं। ये कितना बड़ा कस्बा है और यहाँ पुलिस के बारे में क्या ख्याल है? बेला ने भी गर्दन घुमाकर सामने देखा, फिर बोली, इस कस्बे की आबादी 8-10 हजार के करीब है। यहाँ एक पुलिस चौकी है, अमले की तादाद 30-35 जरूर होगी, लेकिन इन इलाकों के पुलिस वाले डाकुओं से ज्यादा खौफनाक हैं।